नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास में गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। 1757 से लेकर 1948 तक जितने भी गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय भारत में हुए हैं, उनके बारे में हम लोग को डिटेल से पढ़ना है इस वीडियो में। कोई भी एग्ज़ाम होता है तो यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांस रहते हैं, तो इसको मैं 2 पार्टों में पढ़ाऊँगा। तो आज हम लोग इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय की सीक्वेंस जितने भी हुए हैं, एक को भी छोड़ना नहीं है। चाहे उनका शासनकाल 1 वर्ष का रहा हो, 2 दिन का रहा हो, सबको लेना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल के गवर्नर की, तो नाम आएगा रॉबर्ट क्लाइव का। यहाँ पर आप देख सकते हैं रॉबर्ट क्लाइव को। इसका कार्यकाल या फिर शासनकाल जो भी हम कहें, 2 बार हुआ। एक तो 1757 से 60 तक, फिर 60 से 65 के बीच में कुछ गवर्नर जनरल आए, मतलब गवर्नर आए, और 65 से 67 के बीच फिर ये कार्यकाल संभालता है। तो 2 बार, 57 से 60 और 65 से 67। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता माना जाता है, इसको जान लीजिए। जो पॉइंट मैं बताऊंगा वो आप नोट कर लीजिएगा या उसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट होगा। अंग्रेज इतिहासकार थे पीवल स्पीयर, इन्होंने इसको भविष्य का अग्रदूत कहा, भविष्य का अग्रदूत। और अंग्रेजी शासन का जन्मदाता भी रॉबर्ट क्लाइव को ही माना जाता है भारत में। अब यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है। 1757 का प्लासी का युद्ध जो हुआ वो इसी के समय में हुआ, यानी कि अंग्रेज़ों का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। और दूसरी तरफ कौन सी सेना थी? सिराजुद्दौला, जो कि बंगाल का नवाब था, उसकी सेना थी। तो कहा जाता है मीर जाफ़र सिराजुद्दौला को धोखा दे देता है, जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफ़र। तो वो धोखा देता है और वो क्लाइव की तरफ मिल जाता है, और इस प्रकार जो सिराजुद्दौला रहता है वो हार जाता है। और जब सिराजुद्दौला हार गया 1757 के प्लासी के युद्ध में, तो एक प्रकार से बंगाल पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण स्थापित होगा। वही लिखा है, अंग्रेजी शासन की स्थापना के द्वार इसी युद्ध ने खोल दिए। 1757 का जो प्लासी का युद्ध था, इस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों के लिए बंगाल में शासन के द्वार खुल गए। अब अंग्रेज़ों का नियंत्रण स्थापित हो गया बंगाल पर। सारा पैसा कौन वसूल करते थे? यानी राजस्व कलेक्ट करने का जो काम था वो अंग्रेज़ों का था। शासन प्रशासन चलाने का काम था वो था जो अगले नवाब बने थे नाम मात्र के, उनका था, यानी मीर जाफ़र का था। इसने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए उप दीवान नियुक्त कर दिए। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। उप दीवान मैंने बताया ना कि पैसा वसूलने का काम या जो राजस्व वसूलने का काम था वो अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, बंगाल में एक उप दीवान नियुक्त किया मोहम्मद रजा खां को, और बिहार के लिए भी एक सीताबराय को नियुक्त किया, उड़ीसा में भी एक उप दीवान नियुक्त किया राय दुर्लभ। अब ये सब पैसा वसूल करके अंग्रेज़ों को देते थे, यानी पैसे के मालिक कौन हो गए? अंग्रेज हो गए। और जो मीर जाफ़र नवाब बना वो बस नाम मात्र का था, शासन प्रशासन देखता था। तो इसे ही कहते हैं द्वैध शासन, यानी 2 लोग शासन कर रहे थे, एक तो अंग्रेज, एक तो नवाब। तो इसलिए कहते हैं बंगाल में द्वैध शासन का जनक भी रॉबर्ट क्लाइव ही था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों, एक तो प्लासी का युद्ध और एक द्वैध शासन। 1765 में इलाहाबाद की संधि भी इसी के शासनकाल में होती है। तो इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद हुई? बक्सर युद्ध के बाद। बक्सर युद्ध 1764 में हुआ, मैं उसको पढ़ाऊंगा आगे इतिहास में। सलावत जंग तथा आलमगीर द्वितीय द्वारा इसको उमरा की उपाधि दी गई। उमरा की उपाधि दी गई सलावत जंग और आलमगीर द्वितीय। अच्छा, ये जो लास्ट पॉइंट है इसको देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है कि कौन सा ऐसा बंगाल का गवर्नर था जिसने इंग्लैंड में जाकर आत्महत्या कर ली? तो वो था रॉबर्ट क्लाइव। 1774 में ये बंगाल से इंग्लैंड जाता है और वहाँ पर आत्महत्या कर लेता है। तो इतना आपको जानना है किसके बारे में? रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, इतना आपको जानना है। फिर मैंने बताया 1757 से 60 तक ये रहता है, और 65 में फिर आता है। तो 60 से 65 तक का जो समय रहता है उसमें जॉन जेफानियाह हॉलवेल गवर्नर बनता है, ये 1760 में बनता है। और ये रॉबर्ट क्लाइव के बाद बंगाल का स्थानापन्न गवर्नर बना, गवर्नर जनरल नहीं।
इसने ब्लैक होल की घटना का वर्णन किया है। अब ब्लैक होल की घटना क्या थी, इसको आप सर्च करके देख सकते हैं, या फिर मैं इतिहास जब पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर पढ़ाऊँगा। बस ये जानिए कि ब्लैक होल की घटना का वर्णन किस गवर्नर ने किया है, बंगाल के किस गवर्नर ने किया है, तो जॉन जेफनिया हॉलवेल। आप हॉलवेल याद रखिए, ज़्यादातर यही पूछा जाता है। तो हॉलवेल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। ऐसे ही हॉलवेल के बाद एक बंगाल का गवर्नर और बनता है, हेनरी वेनस्टार्ट। इसके समय में एक ही महत्वपूर्ण घटना घटित हुई, वो है बक्सर का युद्ध। और ये कब से कब तक इसका कार्यकाल था, 60 से लेकर 65 तक। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। आप सभी लोग जानते हैं, अवध, बंगाल और मुगल सेना एक तरफ थी, दूसरी तरफ कौन सी सेना थी, अंग्रेज़ों की। तो बक्सर के युद्ध में भी अंग्रेज़ों की विजय होती है और 3 संयुक्त सेनाएं हार जाती हैं। फिर इसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है। तो मैंने आपको बताया था कि इलाहाबाद की संधि के लिए रॉबर्ट क्लाइव को 65 में फिर से बुलाया जाता है। तो 65 से 67 तक रहता है फिर से रॉबर्ट क्लाइव। मैंने बताया ही उसका शासनकाल 2 बार था। फिर 67 से 69 तक किसका रहता है, हैरी वेरेलस्ट। इसका भी 2 वर्ष का कार्यकाल रहता है और कोई विशेष जानकारी इसके बारे में नहीं मिलती है। बस यही है कि इसके समय में भी द्वैध शासन जारी रहा। इसके बाद जॉन कॉर्टियर आता है। ये 69 से लेकर 72 तक शासनकाल रहता है इसका बंगाल में, यानी कि बंगाल में गवर्नर के तौर पर ये 3 वर्षों तक रहता है, 69 से लेकर 72 तक। ये बात आप ध्यान में रखिए। और इसके शासनकाल में भी द्वैध शासन जारी रहा। 1770 में बंगाल में आधुनिक भारत का पहला अकाल पड़ा। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आधुनिक भारत में 1757 में बंगाल का पहला अकाल पड़ा। तो उसमें बंगाल का गवर्नर कौन था, तो उस समय बंगाल का गवर्नर था जॉन कार्टियर। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, बाकी और कोई भी चीज़ विशेष नहीं है। अब जो गवर्नर आएगा या जो गवर्नर जनरल आएगा वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा, उसको ध्यान से पढ़ना। वॉरेन हेस्टिंग्स, इनका शासनकाल 1772 से 1774 तक रहता है। ये बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। ध्यान से देखिए, अभी मैं इनको आपको आगे भी पढ़ाऊंगा, ये मत सोचिए 74 तक ही, मैं आगे और बताऊंगा क्या है। पहले अभी आप देखिए कि ये गवर्नर के रूप में 72 से 74 तक कार्यकाल इनका रहता है। और इन्होंने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। सबसे बड़ी बात, द्वैध शासन को लागू किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। समाप्त किसने किया, वॉरेन हेस्टिंग्स। ये क्या है, बंगाल का गवर्नर है और अंतिम गवर्नर है बंगाल का, ध्यान दीजिए। और क्या किया, 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। तो फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना किसने की, वॉरेन हेस्टिंग्स ने की। द्वैध शासन को समाप्त किया, बंगाल का अंतिम गवर्नर था। अब आगे हम लोग बात करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर स्टार्ट हो गया आपका बंगाल के गवर्नर जनरल। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बंगाल के गवर्नर। बस इसी में थोड़ा सा अंतर है, आपको ये समझना पड़ेगा। तो अंतिम गवर्नर मैंने बताया ही, वॉरेन हेस्टिंग्स था। 1772 से 74 तक कार्यकाल था, 2 वर्ष का। 74 से 85 तक इसका शासनकाल या कार्यकाल रहता है। किस रूप में, बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल। और पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर, ये दोनों कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। यहाँ पर आप देख लीजिए, इन्हीं को कहते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया, आप सभी लोग जानते हैं, कानून आया था, अंग्रेज़ों ने लाया था। और उसके तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। 1781 का अधिनियम आया और इसी के शासनकाल में आया था 1781 का अधिनियम।
इसके तहत एक गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया। यानी कि जो उच्च न्यायालय था उसका कार्य और उसकी शक्तियां अलग कर दी गई, और गवर्नर जनरल और उसकी जो सदस्य 4 सदस्यीय काउंसिल थी उसको और उसकी शक्तियों को अलग कर दिया गया। ये आप समझ सकते हैं, जो गवर्नर जनरल और उसके जो 4 सदस्य थे उनकी शक्तियों को अलग कर दिया गया और उच्च न्यायालय की शक्तियों को अलग कर दिया गया, स्पष्ट कर दिया गया कि आपके पास कितनी पावर है, आपके पास कितनी पावर है। फिर यहाँ पर है 1781 में मुस्लिम शिक्षा सुधार के लिए कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना भी इसी के कार्यकाल में हुई। तो जब ऐसा पूछ सकता है आपसे कि कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना हुई 1781 में, तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। इसी के समय 1775 से लेकर 82 तक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, यानी अंग्रेजों और मराठों के बीच युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध बोलते हैं उसे। और उसी युद्ध के बाद सालबाई की संधि हुई 1782 में। तो सालबाई की संधि कब हुई, आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, उसमें बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पर है 1780 से 84 तक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। देखिए, वहाँ था आंग्ल मराठा युद्ध, यहाँ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1780 से 84 के बीच, यानी 4 साल तक लड़ा गया। और संधि इसके बाद कौन सी हुई? मंगलौर की संधि। तो ये सब कब हुआ? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है, जिसमें परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। मैंने कहा था एक गवर्नर जनरल होता था और उसके 4 सदस्य होते थे, यानी उसके साथ में रहते थे। तो अब क्या किया गया? सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। 1784 का जो एक्ट आया था, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। 1784 में विलियम जेम्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। मतलब ये पूछा जाता है कि 1784 में किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? तो विलियम जोन्स ने। या कभी कभी ऐसे पूछ लेता है विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की? तो 1784 में। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। फिर अगर बात करें तो हम अभिज्ञान शकुंतलम चार्ल्स विल्किंस द्वारा गीता व हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। तो चार्ल्स विल्किंस द्वारा गीता और हितोपदेश होना चाहिए, हितोपदेश और अभिज्ञान शकुंतलम, इन सभी का अनुवाद किया गया अंग्रेजी में। राजकोषीय कोषागार जो था वो मुर्शिदाबाद से कोलकाता ले जाया गया। यानी कि जो जहाँ पर रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, राजस्व वसूल के रखा जाता था, वो इसने मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर दी। तो किसने स्थानांतरित की? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राजकोषीय या राजकीय कोषागार मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किसने स्थानांतरित की? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। हिंदू और मुस्लिमों के कानूनों को संहिताबद्ध किया। देसी रियासतों के साथ घेरे की नीति अपनाई, जैसे डलहौजी की हड़प नीति थी और वेलेस्ली की सहायक संधि थी, वैसे ही एक और नीति थी घेरे की नीति। तो इसने देसी रियासतों के साथ घेरे की नीति अपनाई। इसको इतिहास में पढ़ाऊंगा मैं। 1775 में आसफुद्दौला के साथ फैज़ाबाद की संधि की और 1773 में बनारस की संधि भी इसी के कार्यकाल में हुई। अब यहाँ पर देखिए कोई फैक्ट लिखा हुआ है। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर एडमंड वर्क द्वारा महाभियोग लगाया गया था। मतलब इसको जब ये इंग्लैंड में गया तो वहाँ की सरकार ने इस पर महाभियोग लगाया था। क्यों लगाया था इसको आपको नहीं जानना है, लेकिन ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कौन सा बंगाल का गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग लगाया गया था? तो वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। और इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको पॉइंट वाइज बता दी। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बंगाल के गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर हमने पढ़ लिए, अब पढ़ रहे हैं बंगाल के गवर्नर जनरल। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट छूट गया। इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ भी इसी ने किया था।
1785 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद सर जॉन मैकफरसन ने मतलब शासन किया और 85 से लेकर 86 तक अस्थायी नियुक्ति पर बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर कार्य किया। अस्थायी नियुक्ति थी मतलब टेम्परेरी। तो 85 से 86 तक इसने काम किया, फिर ये चला जाता है। उसके बाद आता है बहुत ही महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल बंगाल का। देखिए अभी बंगाल का गवर्नर जनरल पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद हम लोग भारत के गवर्नर जनरल पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अगला जो हमारा बंगाल का गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कार्यकाल या शासनकाल इसका कब से कब तक? 1786 से 93 तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही है। जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के रूप में सौंप दिए गए। तो जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर को सौंपने वाला कौन था? यानी कि वहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसके शासनकाल में लड़ा गया। कब से कब तक? 1790 से 92 तक। चूँकि ये 93 तक रहता है, इसलिए 90 से 92 तक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ इसी के शासनकाल में हुआ। और इस युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि होती 1792 में, तो इसी के शासनकाल में। कॉर्नवालिस संहिता का निर्माण किया जिसमें अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख था और न्यायिक विभाग का राजस्व विभाग से अलगाव भी इसी ने किया, यानी पृथक्करण भी किया। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत लागू किया। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। जैसे शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत बंगाल में किसने लागू किया? तो कॉर्नवालिस ने। न्यायिक विभाग को राजस्व विभाग से अलग किसने किया? कॉर्नवालिस ने। और इसे भारत में नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है, जिसे हम आज यूपीएससी कहते हैं या आईएएस की परीक्षा कहते हैं, आईएएस कहते हैं। तो उसे हम लोग पहले बोलते थे आईसीएस, आईएएस को पहले बोलते थे आईसीएस। तो आईसीएस का जन्मदाता भी इसी को कहते हैं, यानी कि जो हमारे यहाँ सिविल सर्विस है इसकी शुरुआत कहा जाता है कि इसी ने की थी, कॉर्नवालिस ने। तो इसको जन्मदाता भी कहते हैं। प्रथम भारतीय आईसीएस बनने वाले कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में बने थे। तो ये भी जानिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम आईसीएस अधिकारी कौन बने थे, कौन से भारतीय बने थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। वकालत के पेशे को नियमित बनाया, वकालत के पेशे को नियमित बना दिया। और बंगाल में स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट, 1793 में लागू किया था इन्होंने। ये बहुत बार पूछा था कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, यानी ये क्या है? बंदोबस्त मतलब क्या होता है? एक व्यवस्था, यानी टैक्स वसूलने का एक व्यवस्था था। इसको डिटेल में आप पढ़ेंगे वहाँ पर। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, इजारेदारी, ठेकेदारी, कई प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। उन्हीं में से एक व्यवस्था थी स्थायी बंदोबस्त। तो ये लागू किया था कॉर्नवालिस ने। अगला जो गवर्नर जनरल है बंगाल का वो है जॉन शोर। ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। और 1793 से 1798 तक इसका कार्यकाल रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। ब्रिटिश संसद ने इसी के शासनकाल में 1793 का चार्टर एक्ट पारित किया। मैसूर के प्रति अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया। सर जॉन शोर के समय में ही निजाम और मराठों के बीच खुर्दा की लड़ाई हुई थी, यानी खुर्दा का युद्ध हुआ था 1795 में। तो बस इतना ही फैक्ट है इसके बारे में। एक तो आपको ये जानना है कि खुर्दा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? निजाम और मराठों के बीच में। कब हुआ? 1795। उसमें बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? सर जॉन शोर। और एक ये मैसूर के प्रति अहस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी? सर जॉन शोर ने। बाकी यहाँ से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। अगला बंगाल का गवर्नर जनरल है लॉर्ड वेलेस्ली। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1798 से 1805 तक इसका कार्यकाल रहता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खतरनाक गवर्नर जनरल था वेलेस्ली, चालाक भी था। सहायक संधि नीति की इसने शुरुआत की 1798 में, सभी लोग जानते हैं। सहायक संधि करता था रियासतों के साथ, जो भी हमारे यहाँ के देसी रियासतों के राजा महाराजा होते थे उनसे एक संधि करता था। और संधि के माध्यम से क्या करता था? अपनी एक सेना उनके राज्य में रख देता था।
तो ये थोड़ा चालाक आदमी था, बाकी डिटेल में पढ़ाएंगे आपको सहायक संधि क्या थी। बट ये जानिए कि जो सहायक संधि की शुरुआत की थी वो वेलेजली ने की थी। सबसे पहले हैदराबाद ने, ये यहाँ देखिए संदेश नहीं होगा, यहाँ संधि होगी। सबसे पहले सहायक संधि किसने स्वीकार की? हैदराबाद रियासत ने, सबसे बड़ी रियासत मानी जाती थी। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को कौन सी रियासत ने सबसे पहले स्वीकार किया? तो हैदराबाद ने स्वीकार किया था। इसके बाद मतलब इन्होंने 1798 में स्वीकार कर लिया था, और इसके बाद कई रियासतें थी जिन्होंने स्वीकार किया, जैसे मैसूर ने 1799 में स्वीकार किया, और इसी समय तंजौर ने भी स्वीकार किया। अवध ने 1801 में, पेशवाओं ने 1802 में, 1803 में भोसले ने, सिंधिया ने 1804 में, इन्होंने ये संधि स्वीकार किया। संदेश नहीं होगा, यहाँ संधि होगी। बसीन की संधि भी इसी के समय हुई 1802 में। ये प्रश्न आ चुका है, इसको आप ध्यान में रखिए। 1802 में बसीन की संधि हुई। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेजली। फिर यहाँ पर है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। मैंने आपको प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ाया है, बताइए कब हुआ था? अभी मैंने जस्ट पीछे पढ़ाया है, 3-4 गवर्नर पहले, जब मैं आपको गवर्नर पढ़ा रहा था तब मैंने पढ़ाया था। तो आपको यहाँ पर बताना है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ। तो ये हुआ 1803 से 1805 तक, यानी 2 वर्षों तक लड़ा गया। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध भी इसी के समय हुआ, 1799 में टीपू सुल्तान मारा गया। तो फैक्ट है, थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा तब याद होगा। ऐसे नहीं कि एक बार आपने पढ़ लिया, वीडियो देख लिया फिर याद हो गया। लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अगर याद नहीं होता जल्दी तो रटना भी पड़ सकता है आपको, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा समझना है नहीं, बस फैक्ट है, उसको याद रखना है। तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान मारा गया इस युद्ध में। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 तक हुआ। उस समय गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का? तो यहाँ पर आप देख लीजिए, वेलेजली था। और इसने नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। ये बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने। क्यों की थी? मैंने बताया ना, जो ICS के अंतर्गत भर्ती होती थी, यानी कि अधिकारियों की भर्ती होती थी, उनको प्रशिक्षित करने के लिए कलकत्ता में 1800 में इसकी स्थापना की गई थी, यानी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। अब जो अगला फैक्ट है ये भी इम्पोर्टेंट है। 1799 में इसने भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, और ये पहली बार था कि किसी गवर्नर जनरल ने या किसी ने भारत में प्रेस पर यानी मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है। तो आगे हम पढ़ेंगे और, लेकिन सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये जान लीजिए, सबसे पहले किसने लगाया था भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध? लॉर्ड वेलेजली ने। कब? 1799 में। 1803 में बाल हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। ये काम इसका अच्छा था, एक प्रकार से कह सकते हैं। कब? 1803 में बाल हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, ये अपने आप को ही कहता था, कोई और नहीं कहता था इसे, बस अपने आप को ही कहता था कि मैं शेर हूँ। 1805 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुनः बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया 1805 में। और 1805 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कॉर्नवालिस की मृत्यु हो गई। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बंगाल के किस गवर्नर जनरल की मृत्यु गाजीपुर में हुई या उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुई? तो कॉर्नवालिस की हुई। लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुई। 1805 से लेकर 1807 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है जॉर्ज बालो। रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थक था, और वेल्लोर का सिपाही विद्रोह इसके शासनकाल में घटित हुआ। तो 1806 में जो वेल्लोर का सिपाही विद्रोह था वो इम्पॉर्टेंट है, बाकी और कोई फैक्ट या कोई जानकारी इसके बारे में नहीं मिलती है। तो यही प्रश्न आपसे अगर पूछेगा तो पूछेगा कि वेल्लोर का सिपाही विद्रोह जब हुआ 1806 में, तो उसमें बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? जॉर्ज बालो था। वेल्लोर, बालो, वेल्लोर, ऐसे आप थोड़ा ट्रिक से याद कर सकते हैं।
इसके बाद बनता है लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम, यह 7 से 13 तक रहता है और कोई ख़ास काम नहीं करता है, बस ऐसे ही रहता है, आप समझ सकते हैं। तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, बस यही जान लीजिए रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की 1809 में। गवर्नर जनरल के रूप में भारत आने से पहले यह नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, कंपनी पर शासन के लिए जो नियंत्रण रखती थी, उसका एक सदस्य था। लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना कि पहला वाला फैक्ट है, ये वाला। रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि किसने की? लॉर्ड मिंटो प्रथम ने। अब यहाँ पर देखिए फिर से आ गया हेस्टिंग्स। मैंने तो अभी आपको कुछ समय पहले ही पढ़ाया था, तो देखिए वहाँ पर मैंने पढ़ाया था वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स वहाँ पर पढ़ाया था। यहाँ पर हेस्टिंग्स है, वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं, तो ये दूसरा है, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये दो बार कैसे आ गया। तो कोई गलत नहीं है, सही है। यहाँ पर है लॉर्ड हेस्टिंग्स। 1813 से 23 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 16 तक, तथा सुगौली की संधि हुई थी 1816 में, इसी के कार्यकाल में। सुगौली की संधि के बाद हेस्टिंग्स को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि दी गई। तो मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि किसको दी गई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स को या हेस्टिंग्स को? तो आपको सिर्फ बोलना है हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं बोलना है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1016 से, यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, ये मेरे ख्याल से होगा यहाँ पर 1816। ये 1816 से 19 तक हुआ और मराठा परिषद कंपनी के संबंध में इसका विलय कर लिया गया, यानी मराठा परिषद का कंपनी के संबंध में विलय कर लिया गया। यहाँ पर सही कर लीजिएगा आप लोग, ये 1000 नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। तो 1817 में कलकत्ता में डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। डेविड हेयर ने, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, बाकी अलग से नहीं बनेंगे। तो 1817 में कलकत्ता में डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1822 का टेनेंसी एक्ट यानी काश्तकारी अधिनियम लागू किया बंगाल में, और रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1820 में लागू मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा। तो ये सब पूछ सकता है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसने लागू की सबसे पहले? तो 1820 में टॉमस मुनरो ने लागू किया। कहाँ लागू किया? मद्रास में, और ये मद्रास का गवर्नर भी था। 1822 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा पंजाब में महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई। तो ये जो महालवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी है, स्थायी बंदोबस्त, ये सब टैक्स कलेक्ट करने के, यानी रेवेन्यू कलेक्ट करने के सिस्टम थे, व्यवस्थाएं थी। इसको हम लोग डिटेल में इतिहास में पढ़ते हैं। तो ये सब इसी के कार्यकाल में हुआ, आप लोग जाने रहिए। ये वाला पॉइंट, यानी कि हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में पंजाब में महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले वाला रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1820 में मद्रास में किसने लागू की? टॉमस मुनरो ने, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 1822 का टेनेंसी एक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट ही हैं, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट ही लिखा है, फालतू चीज़ें नहीं ली हैं। फिर 1823 से 1828 तक बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं, यानी रहते हैं लॉर्ड एम हर्स्ट। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। बर्मा यानी जो, जिसको हम लोग आज बोलते हैं म्यांमार, म्यांमार देश है। तो अंग्रेज़ों और म्यांमार यानी कि बर्मा के मध्य एक युद्ध हुआ था, जिसको प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कहते हैं। कब हुआ? 1824 से 1826 तक। और इसके बाद यानदबू की संधि हुई 1826 में। तो यानदबू की संधि किस युद्ध के दौरान हुई थी, यानी किस युद्ध के बाद हुई थी? आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद, जो कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध था, उसी के बाद यानदबू की संधि हुई। और 1824 में बैरकपुर का सैन नहीं है, सैन विद्रोह होगा। बैरकपुर का सैन विद्रोह जो कि 1824 में हुआ था, वो किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था, यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड एमहर्स्ट था। यहाँ सैन नहीं, सैन होगा, सैन। तो ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, और कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ शुरू हो जाती है। लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 33 तक,
बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है। ये आगे मैं और पढ़ाऊँगा कि ये भारत का गवर्नर जनरल भी बनता है प्रथम। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था, ध्यान दीजिए, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बेंटिक था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी बेंटिक था, क्योंकि इसके बाद ही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। इसके कार्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हुई और बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई, जैसे ठगी प्रथा पर इसने रोक लगा दी, यानी ठगी प्रथा का अंत किया 1830 में। सती प्रथा का अंत किया 1829 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था ये सती प्रथा, यानी कि जो जला दिया जाता था औरतों को जब उनके पति की डेथ होती थी चिता पर, तो उस सती प्रथा का इसने अंत किया। कहा यह बहुत गलत है। सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत किया 1833 के चार्टर अधिनियम की धारा 87 के तहत योग्यता को ही सेवा का आधार बनाया। कहा कि जो व्यक्ति योग्य हैं वो जरूर पद पर जाएं, उनके साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। हालांकि किस हद तक सुधार हुआ तो हम सभी लोग जानते हैं, बट फिर भी कुछ काम इसने अच्छे किए। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई इसी के कार्यकाल में। यहाँ 35 से नहीं 33 होना चाहिए, कुछ चीज़ें मिस्टेक हो गई हैं एक दो जगह। कलकत्ता से दिल्ली तक जीटी रोड की मरम्मत भी इसी ने करवाई, जो ग्रैंड ट्रंक रोड है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका लास्ट वाला, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ही था। तो अब यहाँ पर देखिए चीज़ें समाप्त हो गई हैं। मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया आज के इस वीडियो में। एक तो मैंने पढ़ा दिया बंगाल के गवर्नर और दूसरा पढ़ा दिया बंगाल के गवर्नर जनरल। अब आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, आगे क्या पढ़ना है, दिमाग में आपके चलना चाहिए कि आगे हम लोग को पढ़ना है भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वाइसराय, ये पढ़ने हम लोग को। तो ये फर्स्ट पार्ट था, मैंने बताया था 2 पार्टों में बनाऊंगा। तो फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।